नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी से संबंधित सारे टॉपिक को चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान होता है। लिंग के भेद, हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। स्त्री वर्ग का बोध कराता है उसको स्त्रीलिंग कहा जाता है और पुरुष वर्ग का जो बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग को यानी लिंग को पहचानने का कुछ ट्रिक है, जैसे अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, उस शब्द के पहले लगाकर प्रयोग करें। अच्छा अच्छी प्रयोग कीजिए या फिर मेरा मेरी शब्द का प्रयोग करके आप लिंग को लगभग लगभग पहचान सकते हैं। यह लिंग को पहचानने का तरीका हुआ। अपवाद, जैसे सिंधु ब्रह्मपुत्र और सोन नदी जो कि पुल्लिंग है। सिंधु ब्रह्मपुत्र और सोन नदी पुल्लिंग है, यह अपवाद में आता है। सभी नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सिंधु ब्रह्मपुत्र और सोन ये तीन नदी जो है से पुल्लिंग है। अब जैसे देखिए दो लिंग का प्रयोग, अब कुछ कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसमें दोनों लिंग होते हैं, जैसे दोनों लिंग में प्रयोग होता है, जैसे देश, मित्र, प्रधानमंत्री, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा। पानी, आत्मा, कपड़ा, देश, मित्र, प्रधानमंत्री, शत्रु, ये सभी है जो कि दोनों लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों लिंग के अंतर्गत देश, मित्र, प्रधानमंत्री, शत्रु, कपड़ा, पानी, आत्मा, ये सब दोनों लिंग के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखेंगे। जैसे कवि, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। विद्वान का विदुषी होता है, नेता का नेत्री स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह महान का स्त्रीलिंग जो होता है महती होता है। साधु का साध्वी, लेखक के लेखिका होता है। अब आइए वचन को देखेंगे। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। वचन को नंबर कहा जाता है। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन यानी लड़का, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से अधिक होता है। जैसे लड़का कहने से एक लड़का का बोध होता है और लड़की कहने से बहुत लड़का का बोध होता है। आप देखिए कुछ शब्द जो होता है जैसे कि सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, कुछ जो शब्द होता है हमेशा बहुवचन में, जैसे आंसू, केश, समाचार, प्रजा, रोम, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, ये सारा जो है हमेशा बहुवचन में होता है। अब जैसे देखिए आंसू, तो आंसू जो होता है बहुत सारा, जब आंसू गिर रहा है तो आपका एक बूंद गिरा, चाहे दो बूंद, चाहे चार बूंद गिरा, इसको आंसू ही कहा जाता है। तो हमेशा आंसू जो है से बहुवचन है, बहुत सारा आंसू, इसको आंसू ही कहा जाता है। अब जैसे देखिए केस, केस बहुवचन तो आपको याद रख सकते हैं, जैसे माथा में आपका केस हुआ तो इसमें थोड़े नहीं केसें कहते हैं, केस, सारा बाल को ही केस कहा जाता है, तो केस हो गया। समाचार, समाचार देखिए आप पता चला कि आज ये खबर है, ये खबर है, जितना भी खबर होता है सारा को सामूहिक रूप से समाचार ही कहा जाता है। तो यह समाचार से ही बोध हो जा रहा है बहुत सारे को, यानी हमेशा बहुवचन में होता है। इसी तरह प्रजा, प्रजा का अर्थ ही होता है एक राजा के अंतर्गत जितने भी उसका सेवक आता है वो सारे प्रजा होते हैं। तो प्रजा का अर्थ ही है बहुत सारे लोग, तो यह प्रजा हो गया, सब बहुवचन के अंतर्गत आती है। इसी तरह रोम, शरीर में आपका रोम कहने से एक रोमा का थोड़ा ना बोध हुआ, बहुत सारा रोमा का बोध हो गया, तो रोम भी वैसे बहुवचन हुआ। होश, होश जैसे अगर कहेगा होश उड़ गया तो ये होश में मिजाज होश में आ जाएगा, ये सब, ये सारा वर्ड जो होता है, तो होश जो होता है ना ऐसे होश से कभी नहीं होता है, होश होता है। तो होश जो है हमेशा बहुवचन में होता है। इसी तरह प्राण, प्राण भी बहुवचन में होता है। अब 10 आदमी का प्राण निकला तो प्राणे थोड़े ना कहिएगा, प्राण ही कहिएगा ना, तो इसलिए प्राण हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन, आप मंदिर गए तो मंदिर में एक साथ है तो बहुत भीड़ रहता है, तो दर्शन के लिए बहुत लोग जाते हैं, तो इसलिए दर्शन भी बहुवचन में, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी तरह हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, अब जैसे देखिए हस्ताक्षर भी बहुवचन के अंतर्गत आता है, हस्ताक्षर। अब जैसे देखिए आप अगर कोई आवेदन लिखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग के हस्ताक्षर की जरूरी पड़ता है, तो उसमें आप हस्ताक्षर थोड़े ना कहते हैं कि इस पे 50 आदमी का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसमें हस्ताक्षर जो है से यह खुद बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह लोग, लोग कहने से बहुत सारे लोग का बोध हो जा रहा था, लोग ही खुद है हमेशा बहुवचन में होता है, सब एक वचन में नहीं होता है। हस्ताक्षर बहुवचन, हमेशा बहुवचन, तो इसको ध्यान रखिएगा। आंसू, केस, समाचार, प्रजा, रोम, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, लोग, ये हमेशा बहुवचन होता है।
अब देखिए कुछ शब्द जो होता है हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, कुछ शब्द जो होता है वो हमेशा एक वचन में, जैसे जनता हमेशा एक वचन, माल हमेशा एक वचन, सोना हमेशा एक वचन, घृणा प्यार, ये सभी जो होता है हमेशा एक वचन में होता है। नोट देखिएगा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक एक वचन में रहते हैं। जिसे व्यक्तिवाचक जो हो गया तो व्यक्तिवाचक मतलब ही यानी एक व्यक्ति का, तो ये हमेशा एक वचन में हुआ। द्रव्यवाचक और भाववाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक हमेशा हमेशा एक वचन में ही होते हैं। अब व्यक्तिवाचक में राम श्याम मोहन इसमें नाम आ गया तो हमेशा एक वचन में हो गया। अब जैसे द्रव्यवाचक में जैसे घी दही तेल ये दूध ये सब होता है तो हमेशा एक वचन में होता है। इसी तरह भाववाचक में तो घृणा प्यार गुस्सा ये सारा जो होता है से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो ये सारे एक वचन में आता है। जनता, जनता भी एक वचन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आदर सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जब किसी को आप आदर कीजिएगा, आदर और सम्मान दीजिएगा तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहा है नहीं कर सकते हैं, आप आदर दिखा रहे हैं, पिताजी जी करके आप आदर दे रहे हैं ना, तो पिताजी आ रहे हैं होगा। इसी तरह तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसी जी को हम लोग आदर और सम्मान कर रहे हैं इसलिए तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे, इस तरह से होगा। अब जैसे देखिए अनेक सही होता है, अनेकों कभी भी नहीं होता है, अनेक लिखाता है, अनेक का अनेकों नहीं, यह स्वयं बहुवचन, अनेक जो होता है से बहुवचन है, अनेकों नहीं कर सकते हैं। अनेक के मतलब ही बहुत सारे लोग का बोध होता है, इसलिए अनेक होता है बहुवचन। इसी तरह अगर आपको एग्जाम्पल पूछे कि बाग में अनेक वृक्ष थे, वृक्ष था नहीं कर सकते, क्या कि अनेक के मतलब ही बहुत सारे हुआ था, बाग में अनेक वृक्ष थे होगा, वहाँ अनेक लोग हैं, अनेक के जगह पर अनेकों नहीं कर सकते हैं। अब आइए कारक को देखते हैं। कारक मतलब कारक यानी विभक्ति, कारक को विभक्ति कहा जाता है। जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। जो शब्द कर्ता क्रिया और कर्म से संबंध जोड़ता है कारक कहलाता है। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं, इसको ध्यान रखिए। कारक और उसके चिन्ह को याद रखिएगा। तो कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है ने, इसको याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण के जगह पर से या के द्वारा शब्द का भी प्रयोग होता है। संप्रदान के लिए या संप्रदान को, यहाँ पर देखिएगा कर्म के जगह पर भी को का प्रयोग है और संप्रदान के जगह पर भी को का प्रयोग होता है कभी कभी, तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज होएगा। तो जहाँ भी को हो तो संप्रदान और कर्म कारक दोनों पर ध्यान रखिएगा। संप्रदान कारक में जब कोई भी वस्तु किसी को प्रदान की जाती है तो सदा के लिए दान स्वरूप जब दे दी जाती है तो उसमें संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो संप्रदान कारक में के लिए या को शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह करण में से जो आया या क्या द्वारा, यह करण कारक का हुआ। आपादान से देखिए यहाँ पर भी से आया, को दो जगह तक कर्म और संप्रदान के जगह पर को आया। संप्रदान में अभी आप लोग देखें कि जो वस्तु सदा के लिए किसी को दान स्वरूप, जैसे राजा प्रजा को वस्त्र देता है, जैसे राजा गरीब को वस्त्र देता है, इस तरह से रहे तो सदा के लिए दिया जाता है, तो यह संप्रदान कारक का उदाहरण हुआ। आपादान में भी से होता है, बाकी आपादान में अलग होने की यानी अलगाव का बोध होता है। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी तो इसमें दोनों अलग हो रहा है, तो इसमें भी अलगाव का बोध होता है। तो आपादान में अलगाव का बोध होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। करण के मतलब ही से होता है और आपादान के मतलब ही से, बाकी आपादान के मतलब अलगाव का बोध होता है। आ से आपादान, आ से अलगाव का बोध हुआ। इसी तरह आपको संबंध में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री ये सारा शब्द का प्रयोग होगा। अधिकरण में पय पर, अधिकरण में पय पर यह शब्द का प्रयोग होगा। और संबोधन में हे, अजी, अहो, अरे ये सारा शब्द का प्रयोग होता है संबोधन में। अब आइए कर्ता, कर्ता का विराम उसका चिन्ह क्या था? कर्ता ने, जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, जैसे लड़की स्कूल जाती है, यह कर्ता कारक का उदाहरण है। ने चिन्ह का प्रयोग, ने चिन्ह का प्रयोग जो होता है वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य में नहीं किया जाता है, यह केवल भूतकाल में प्रयोग होता है। ने चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्य में ही किया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा था, यह जो कि काम यह बीत गया है, तो याद रखिएगा ने शब्द का प्रयोग जो होता है ना हमेशा भूतकाल के वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है, वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्य में नहीं किया जाता है। लेकिन
भूतकाल यदि अकर्मक क्रिया में है, भूतकाल अगर अकर्मक क्रिया में है तो वहाँ भी ने चिन्ह नहीं लगता है। ने का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्य में होता है, और अगर भूतकाल का वाक्य अकर्मक क्रिया हो तो वहाँ भी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी अर्थात इसको सिंपल से यही बात कह सकते हैं कि ने चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल में एवं केवल सकर्मक क्रिया वाले वाक्य के साथ ही, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य के साथ ही प्रयोग होता है। ने शब्द का प्रयोग केवल और केवल भूतकाल में होगा और सकर्मक क्रिया वाले वाक्य के साथ ही प्रयोग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, बाकी भूतकाल में वहाँ सा भूतकाल में, बाकी यहाँ पे ने प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी यही अगर सकर्मक रहता, जैसे राम पुस्तक पढ़ा, तब राम ने पुस्तक पढ़ा, तो इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए पहचान, सकर्मक और अकर्मक को आप पहचान कैसे कीजिएगा, तो कौन लगाकर देखिए, कौन लगाने से जब उसका आंसर मिल जाए तो वह सकर्मक होगा और आंसर ना मिले तो वह अकर्मक होगा। कौन शब्द का प्रयोग करने से कर्ता का बोध होता है। सकर्मक और अकर्मक शब्द का पहचान, इसमें कौन और कैसे शब्द का प्रयोग लगाकर पहचान सकते हैं। सकर्मक और अकर्मक की पहचान क्या लगाकर, कैसे लगाकर किया जाता है। सकर्मक और अकर्मक का पहचान जो कि कैसे लगाकर प्रयोग किया जाता है। इसी तरह कर्ता की पहचान कौन लगाकर, कौन का प्रश्न पूछने से निकाला जाता है। कौन का प्रश्न कर्ता की पहचान बताता है, और सकर्मक अकर्मक की पहचान क्या बताकर होता है। क्या लगाकर अगर प्रश्न पूछिएगा तो वह सकर्मक और अकर्मक का अर्थ देगा। अब आइए कर्म कारक। कर्म कारक होता है क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे पहचान में है कि क्या या किसको प्रश्न लगाकर निकाला जाता है। कर्म कारक की पहचान जो होती है क्या या फिर किसको लगाकर प्रश्न पूछने से निकलता है। जैसे सीमा ने तनीषा को पीटा, सीमा ने तनीषा को पीटा, तो इसमें लगाइए क्या या किसको। तो किसको लगाते हैं तो सीमा ने किसको पीटा, तो तनीषा को पीटा। तो इसमें किसको लगाने से प्रयोग पीटा, किसको पीटा तो तनीषा को, तो तनीषा। इसमें जो कि कर्म कारक का यह उदाहरण है। कौन लगाने से कर्ता का, क्या या किसको लगाने से कर्म का, कैसे लगाने से सकर्मक और अकर्मक की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक जो होता है जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाए संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे बच्चों को गेंद लाओ, सुरभि भाई के लिए मिठाई लाई, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। करण कारक में होता है जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, करण कारक कहलाता है। जैसे स्नेहा लेखनी से लिखती है, तो यह करण कारक का उदाहरण हुआ। देखिए आपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम से वस्तु का अलग होना पाया जाए, जिसमें अलगाव का बोध होता है वह आपादान होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, छत से बिल्ली कूद पड़ी, यह जो कि आपादान कारक का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट है संबंध। संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो, संबंध कारक होगा। जैसे मेरी घड़ी खो गई, तो मेरी है जो कि संबंध कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, अधिकरण कारक कहेगा। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो यह अधिकरण कारक का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट एवं लास्ट है संबोधन। संबोधन में होता है किसी को
किसी को पुकारने का बोध हो वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे प्रभु कृपा है, कृपा करो, तो यह संबोधन के उदाहरण हुआ। कर्म कारक जो होता है, कर्म कारक में होता है जैसे क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, वो कर्म कारक होता है। क्या, किसको, क्या या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है तो वह कर्म कारक का आंसर देता है। जैसे सीमा ने तनीषा को पीटा, तो इसमें तनीषा को जो है किसको लगाकर देखे तो तनीषा को, तो इसमें तनीषा जो कि है कर्म कारक उदाहरण। अब आइए नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह, विराम का मतलब ही होता है रुकना या ठहरना। हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 बताया गया है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 है। अब जैसे देखिए हिंदी में कुछ विराम चिन्ह से संबंधित जो कौन कौन सा विराम चिन्ह है और उसका क्या नाम है, आइए उसको देखते हैं। तो ये देखिए पूर्ण विराम चिन्ह का साइन है, यह पूर्ण विराम है। वह खाता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है किसी भी पूर्ण जब वाक्य हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अर्ध विराम, अर्ध विराम चिन्ह का होता है यह जो कि अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक देर तक रुकना। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना रहता है वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम चिन्ह का साइन यह है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे 2 डिग्री अगर हम कहते हैं BA एम ए, तो एम ए BA सब सारा डिग्री होता है, तो 2 डिग्री के बीच में थोड़ा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए अल्प विराम चिन्ह का, तो अल्प विराम चिन्ह का साइन केवल नीचे थोड़ा सा होता है। तो अल्प विराम जो होता है, अल्प विराम जो होता है अर्ध विराम की तुलना में कम रुकना रहता है। जैसे अगर कई नाम एक साथ है राम श्याम मोहन, तो इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आइए प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब जैसे देखिए जब भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे वह क्या रखता है, वह क्या खाता है, जब भी अगर क्या आए इस तरह के अगर प्रश्न पूछे तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरह से होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोई भी आश्चर्यचकित बात जब कही जाए, जैसे वाह, चाहे हाय, इस तरह अगर कोई बात हो तो उसमें विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उदाहरण चिन्ह। तो यह जो है से उदाहरण चिन्ह है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह जो होता है से द्वंद्व समास अगर रहे, जैसे पाप पुण्य, दाल रोटी, ये सभी रहे, तो यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह हमेशा लगभग द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमेशा द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये नेक्स्ट है निर्देश चिन्ह। तो निर्देश चिन्ह जो इस तरह से होता है, संवाद सूची में नाम लिखने के लिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रमेश तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें यहाँ पे जो रमेश के बाद जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यहाँ निर्देश चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे जब बोल रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, तो लास्ट में जो हुआ यह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यह कोष्टक चिन्ह होता है। 3 प्रकार का कोष्ठ चिन्ह होता है, बड़ी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और छोटे कोष्ठ। हर तीनों कोष्ठ चिन्ह का प्रयोग अलग अलग होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह कोष्टक चिन्ह है। इसी तरह हंसपद चिन्ह को त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। यह जो कि हंसपद यानी त्रुटि बोधक चिन्ह का साइन है। देखिए हंस पद, जैसे देखिए अगर आप लिखते हैं स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, इसमें आपका छूट गया कि जन्मसिद्ध है। तो जन्मसिद्ध वही जो छूटा हुआ वर्ड होता है उसको पूरा करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है वो हंसपद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे हंसपद चिन्ह का प्रयोग करके छूटा हुआ वाक्य को पूरा कर दिया गया है। नेक्स्ट है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह जिसको इंग्लिश में अंडरलाइन कहा जाता है। तो देखिए यह रेखांकन चिन्ह यानी अंडरलाइन चिन्ह है। जब किसी वाक्य में किसी शब्द को हाईलाइट करना रहता है तो वहाँ रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह जो होता है इसका साइन इस तरह से होता है। लाघव चिन्ह का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षिप्त रूप को लाघव चिन्ह कहा जाता है। जैसे अगर मध्य प्रदेश में आप लिखते हैं तो मध्य प्रदेश में मध्य दे करके शून्य और स दे के शून्य लिखते हैं, तो इसमें लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। शॉर्टकट लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश लिखे तो उ दे करके 0 और प दे करके 0 लिखें, तो यह जो कि उत्तर प्रदेश, इसमें अगर पूछे कि यह जो उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है
इसमें किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें होगा लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जो होता है, अगर लोप चिन्ह देखिए इस तरह से होता है, डॉट 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 करके, जैसे परीक्षा डॉट 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 आ गई, तो यानी जो रिक्त स्थान को पूर्ति करना रहता है ना, उसमें लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। अब रिक्त स्थान पर आप कोई भी वर्ड बैठा करके देखिए, जो सटीक बैठ जाता है तो उससे वाक्य पूर्ति हो जाता है। तो वही जो वाक्य नहीं लिखा हुआ रहता है, डॉट डॉट कर दिया जाता है, तो वही लोप चिन्ह होता है। अब नेक्स्ट है अपूर्ण विराम। जैसे पूर्ण विराम तो होता है पूरा, अपूर्ण विराम होता है वही केवल आधा बीच से कट जाता है। अपूर्ण विराम जो होता है केवल 2 बिंदु रहता है। इसी तरह नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक ये इस तरह से होता है, जब कोई वाक्य होता है और सेम टू सेम उसी वाक्य को नीचे भी लिखना रहता है, तो उसमें केवल पुनरुक्ति सूचक का साइन दे देने से पता चलता है कि वह पुनरुक्ति सूचक वाक्य हो गया। यानी वही जो ऊपर वाक्य लिखा हुआ वही चीज़, वही सेंटेंस नीचे भी लिखा हुआ है। तो पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग से ये चीज़ को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जब किसी आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसमें आप इस तरह से करते होंगे, तो यह जब किसी सवाल का जब आंसर दिया जाता है तो उसमें विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यह देखिए विवरण चिन्ह का साइन है। इसी तरह योग चिन्ह प्लस प्लस लगा रहेगा। तारक चिन्ह जिसे पाद टिप्पणी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तुल्यता सूचक, यानी तो जब किसी को तुलना, यानी देखिए बराबर की तरह होता है। तुल्यता सूचक का साइन किस तरह होता है? तो बराबर की तरह होता है, यानी इसमें 2 वाक्य को तुलना किया जाता है। इसी तरह तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा यानी अथवा या इस तरह के शब्द जब हो तो उसके लिए तिर्यक साइन का प्रयोग किया जाता है। इसे अथवा या भी कहा जाता है। यह देखिए समाप्ति सूचक। नेक्स्ट है समाप्ति सूचक। तो जब समाप्ति सूचक होता है तो यह समाप्ति सूचक का साइन है। आप समाप्ति सूचक में 0 लेकर के दोनों साइड आप इस तरह लाइन भी खींच सकते हैं, यह समाप्ति सूचक है। या फिर लगातार आप स्टार स्टार बना सकते हैं, या फिर आप वर्ग वर्ग टाइप के भी बना सकते हैं। यह समाप्ति सूचक का साइन है। यह तीनों समाप्ति सूचक है। नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह जो होता है वह इस तरह से अवतरण चिन्ह होता है। यह किसी वाक्य में किसी एक वाक्य पर फोकस करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए हंस पद जो होता है इसको त्रुटि विराम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक होता है। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जब ऊपर है उसी को नीचे सेम टू सेम जब लिख दिया जाए तो उस तरह वहाँ पे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विराम चिन्हों की संख्या 20 जो कि कमता प्रसाद के द्वारा बताया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 विराम चिन्ह का साइन एवं किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वो सारा चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब आइए नेक्स्ट वाक्य यानी सेंटेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी में सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस जो होता है से सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को सेंटेंस कहा जाता है, यानी वाक्य कहा जाता है। सार्थक शब्द भी होना चाहिए और वो व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए, तो उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए वाक्य के अनिवार्य तत्व, वाक्य जब किसी वाक्य को बनाया जाता है उसका कुल 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। जैसे सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, पदक्रम और अन्वय। ये सारे 6 चीज़ जो वाक्य के लिए अनिवार्य शब्द हैं, इसको ध्यान रखा जाता है। जब कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो इन 6 तत्वों को ध्यान रखा जाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए अनुराग खेलता है। तो अनुराग खेलता है, तो अनुराग यानी यहाँ जो संज्ञा है यह उद्देश्य होगा। आप विधेय यानी खेलने का काम कर रहा है, तो खेलना जो हो गया यानी खेलता है, यह विधेय हुआ। जिसके बारे में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य होता है। जैसे अनुराग खेलता है तो किसके बारे में बताया जा रहा है? तो अनुराग के बारे में बताया जा रहा है, तो अनुराग हो गया उद्देश्य। जिसके बारे में बताया जाए उसको उद्देश्य कहा जाता है। और वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय होता है।
तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होता है। जैसे अनुराग खेलता है, तो अनुराग क्या करता है, तो खेलता है। तो अनुराग के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है कि खेलता है, तो खेलना जो है से विधेय हुआ। नेक्स्ट है वाक्य के भेद। वाक्य दो प्रकार का होता है। वाक्य के भेद यानी वाक्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। वाक्य जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब जैसे देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होता है। पहला विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। अब जैसे देखिए, विधानवाचक में होता है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वर्षा हो रही है, तो वर्षा ये जो यह एक प्राकृतिक घटना है। जो प्राकृतिक घटना होता है, विधि का विधान जो होता है वह विधानवाचक में आता है। अब नेक्स्ट है निषेधवाचक। निषेधवाचक में मुख्यतः नकारात्मक अवबोध होता है, यानी ना के बारे में बोले। जैसे मैं खाना नहीं खाया, यानी इसमें निगेटिव सेंटेंस के बारे में, निगेटिव वाक्य के बारे में बोले तो वह निषेधवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक। आज्ञा यानी किसी को अगर आप ऑर्डर देते हैं, किसी को निर्देश देते हैं, तो वह आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे बाजार जाकर फल लाओ, बाजार जाकर आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो यह आज्ञावाचक वाक्य हुआ। इसी तरह नेक्स्ट है यह क्या है। इसमें क्या पूछ रहा है, यानी प्रश्न पूछ रहा है, यह क्या है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। इसी तरह नेक्स्ट है तुम्हारा कल्याण हो, यानी आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आप तुम्हारा कल्याण हो। अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के बारे में भलाई सोचते हैं, तो यह इच्छावाचक, यानी हमारी इच्छा है कि तुम्हारा कल्याण हो, तो ये सारा इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य, यानी संदेह में शायद शाम को वर्षा हो, यानी शायद यानी संभावना की बात की जा रही है, वर्षा होगी, शायद शाम में वर्षा होगी, तो यह जो कि संदेहवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में होगा जैसे आशा अच्छा काम किया, तो विस्मय यानी विस्मय की बात होती है, तो विस्मय की बात होती है। जैसे वाह, इस तरह के जब वाक्य रहे, चाहे आप किसी की बड़ाई कर रहे हैं, तो इस तरह के जब वाक्य होता है तो उसमें विस्मयवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट एवं 8वां है जो कि संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य इस तरह का होता है, जैसे देखिए, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी संकेत दे रहा है कि अगर तुम मेहनत करेगा तो पास होगा, यानी इसका मतलब है कि नहीं मेहनत करेगा तो पास नहीं होगा, यानी संकेत। इस तरह के वाक्य जब रहे तो संकेतवाचक वाक्य होगा। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगर तुम पढ़ोगे तो इस तरह से भी रहेगा कि अगर तुम पढ़ोगे तो परीक्षा पास हो जाओगे, तो इसमें संकेत कर रहा है पढ़ेगा तो परीक्षा पास होगा, तो यह संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो अभी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखें, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। वाक्य मुख्यतः 2 प्रकार के रूप में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। वाक्य को मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है और रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। रचना के आधार पर 3 भाग होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। अब जैसे देखिए, साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य जो होता है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। साधारण वाक्य यानी जो सरल वाक्य होता है उसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे वह खाना खाता है, तो उद्देश्य हुआ कि वह, और विधेय हुआ कि खाना खाना। खाना खाना इसमें एक ही बात, यानी खाना खाने के बारे में ही चर्चा कर रहा है, किसी और के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हुआ। तो जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहे तो वह सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या है, तो संयुक्त वाक्य जब होता है तो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का योजक, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होता है उसको योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी,
तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इस तरह के शब्दों के साथ दो सरल वाक्य को जब जोड़ा जाए तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सभी शब्दों के साथ अगर दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में देखिए दो सरल वाक्य होता है, उसको जोड़ा जाता है तो क्या चीज़ से जोड़ा जाता है, तो और, एवं, अथवा, या, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इस संबंध के साथ वाक्य को जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कि वह सुबह गया और शाम को लौट गया, तो देखिए और के साथ जोड़ा गया है तो यह संयुक्त वाक्य हुआ। दोनों वाक्य जो होगा से सरल वाक्य ही होगा, बाकी इसमें और, एवं, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, लेकिन, पर, ये सभी शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य अभी आप समझ गए। अब आइए मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिस वाक्यों में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित यानी गौण उपवाक्य हो। इसमें जो होता है एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा उसी पर आश्रित होता है। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान होता है और दूसरा जो होता है उसी पर आश्रित होता है, तथा जो आपस में इसमें जो होता है ये दोनों आपस में किस तरह से जुड़ा होता है, तो कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, इस तरह के शब्द से जुड़े होते हैं। यह मिश्रित वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में ध्यान रखिएगा कि एक वाक्य जो होता है प्रधान होता है, यानी एक वाक्य जो होता है मुख्य वाक्य होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा जो उपवाक्य होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। और यह जो होता है एक दूसरे से कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो ये सारा वर्ड के साथ जब भी वाक्य जुड़ा हो, एक प्रधान वाक्य यानी मुख्य वाक्य हो और दूसरा आश्रित वाक्य हो, तो वह मिश्रित वाक्य कहलाएगा। और दोनों सरल वाक्य के साथ अगर जुड़ा हो तो वह संयुक्त वाक्य होगा। और जिसमें केवल एक, देखिए जो सरल वाक्य होता है तो सरल वाक्य को अभी आप देखें कि इसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य में होता है एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मिश्रित वाक्य के बारे में देखिए, मिश्रित वाक्य में जैसे देखिए पहला होता है कि प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, वह जुड़ा होता है। तो वह किस चीज़ से जुड़ा होता है, तो वह जो कि जुड़ा होता है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, इस तरह के वाक्य से जुड़े होते हैं। हाँ, जैसे नेक्स्ट इसका जैसे एग्जाम्पल देखिए संयुक्त वाक्य यानी मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसमें देखिए एक ही पूरा वाक्य में एक ही वर्ड के बारे में बात कर रहा है। इसमें पूरा वाक्य है तो एक ही बारे में, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अक्षर नहीं बनता है। इसमें जो हो यह प्रधान यानी मुख्य वाक्य हुआ कि मैं जानता हूँ, और इसमें जो होता है कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते हैं, जो कि आश्रित उपवाक्य हुआ, और यह की के साथ जुड़ा हुआ है तो यह जो कि होगा से मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।